हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं रघुवीर सेजू इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लगातार वीडियो की श्रेणीज़ के अंदर अपन आज की क्लास में बात करेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण के ऊपर। साथियों, रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों को, पदार्थों को या द्रव्यों को जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें द्रव्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। तत्व भी होते हैं, यौगिक भी होते हैं और इसमें मिश्रण भी होते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन तत्व क्या होते हैं, तत्व की क्या क्या परिभाषा होती है। तो डेफिनेशंस के ऊपर बात करें तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनने वाले पदार्थ तत्व कहलाते हैं। या फिर इसकी डेफिनेशन यूँ भी लिखते हैं कि वह मौलिक पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो सर्वथा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में बदला जा सकता है और न ही सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्वों या पदार्थों से सृजित किया जा सकता है, तो उसे तत्व के नाम से जानते हैं। तत्वों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, धातु, उपधातु और अधातु। उपधातु के अंदर बात करें तो इसमें बोरॉन, सिलिकॉन और बोरॉन सिलिकॉन के बाद में इसमें और भी आते हैं, जिसमें गैलियम या फिर जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद में आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। आवर्त सारणी में टोटल उपधातुओं की संख्या वर्तमान में 7 है। फिर उसके बाद में अधातु भी शामिल होते हैं। यौगिक के बारे में देखते हैं, यौगिक क्या होता है। तो यौगिक की डेफिनेशन कह रही है कि 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर रासायनिक संयोजन द्वारा बनने वाले यौगिक पदार्थों को यौगिक के नाम से जानते हैं। यौगिक अपने आप में शुद्ध होते हैं और यौगिकों के बनने के दौरान प्राय ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या फिर उत्सर्जित होती है। और यौगिकों का एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक भी होता है। H2O है, NH3 है, CH4 है, तो इनका एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक भी इसमें शामिल होता है। मिश्रण के ऊपर बात करते हैं तो मिश्रण जब होता है तो मिश्रण में कोई किसी प्रकार का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है, परिभाषा में लिखते हैं अपन मिश्रण के अंदर कि 2 या 2 से अधिक तत्व बिना रासायनिक संयोग से बनते हैं तो उस पदार्थों को मिश्रण के नाम से जानते हैं। अब देख लो, जैसे वायुमंडल में जितनी भी वायु है तो वो वायु पूरी की पूरी मिश्रण है, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार की गैसें हैं जिनका कोई किसी प्रकार का निश्चित अनुपात नहीं है। जब निश्चित अनुपात नहीं होता है तो उसको मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो लिखा हुआ है कि मिश्रण का कोई रासायनिक संगठन नहीं होता है, निश्चित गलनांक नहीं होता है, निर्माण के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण भी नहीं के बराबर होता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनस और दूसरा होता है हेटेरोजीनस। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी। समांगी का मतलब ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें अवयव सारे के सारे एक ही तरह के होते हैं, जैसे एयर हो गया या फिर सॉल्यूशन हो गया या फिर मिश्र धातु है, तो इसमें अवयव सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं। लेकिन विसमांगी में मिश्रण के अंदर अवयव कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे बादल है तो बादल में क्या होता है, गैस भी होती है और साथ में H2O पानी भी होता है। स्मोक का मतलब होता है धुआं। अब धुएं में क्या है, गैस भी होती है और साथ में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, ठोस कण भी होते हैं। तो उसको स्मोक को या फिर बादल को, इसी के साथ में एक उदाहरण आता है दूध। दूध को भी इसी में शामिल करते हैं, क्योंकि दूध जो होता है उसके अंदर पानी भी होता है, पानी इसमें द्रव होता है और उसके साथ में वसा होती है और वसा के कण ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे विसमांगी के उदाहरण मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और जिसका नाम है कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के अपर रूपों पे बात करें तो कार्बन का प्रतीक C लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 1s², 2s², 2p2 और सह संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके अंतिम कोष में 4 होती है। कार्बन की प्रकृति या फिर स्थितियों के ऊपर बात करें तो मुक्त अवस्था में जो कार्बन की स्थितियों में उसमें हीरा, ग्रेफाइट और कोलतार होता है। और संयोजी अवस्था में देखें तो कार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोकार्बन के रूप में, उसी के साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सभी रूपों में पाए जाते हैं। और इनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणों में कुछ भिन्न भिन्न पाए जाते हैं, उसको अपन अपर रूप के नाम से भी जानते हैं। कार्बन को सार्वत्रिक तत्व भी कहा जाता है, यूनिवर्सल एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में हर जगह पाया जाता है
और प्रकृति में कार्बन के यौगिकों की संख्या अगर देखें तो वो 5 लाख या फिर इससे भी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। कार्बन के परमाणुओं में श्रृंखलन की प्रकृति, नेचर ऑफ कैटिनेशन पाया जाता है, जिसमें कार्बन कार्बन से जुड़ता है, कार्बन कार्बन से जुड़ करके लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, और लंबी श्रृंखला बनाने की जो प्रवृत्ति है उसी को कैटिनेशन के नाम से जानते हैं। तो लिखा है कार्बन के परमाणु परस्पर जुड़कर लंबी खुली या बंद श्रृंखला बनाते हैं, यह प्रवृत्ति श्रृंखलन कहलाती है, और इसी प्रवृत्ति के कारण कार्बन के यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अपर रूपों की बात करें तो अपर रूप वे होते हैं जिनके भौतिक गुण होते हैं अलग अलग और रासायनिक गुण होते हैं समान। तो किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न जबकि रासायनिक गुण समान होते हैं तो उसे अपर रूप, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एलोट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन के अपर रूप साथियों 2 प्रकार के मिलते हैं, एक होता है इसमें क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में 3 उदाहरण मिलते हैं, एक होता है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, और अक्रिस्टलीय के अंदर कोयला है, कोक है, काजल है, चारकोल है। इसी में काजल के साथ में कार्बन गैस का भी उदाहरण आता है, कार्बन गैस, तो कार्बन गैस को इसी में शामिल करते हैं, और कार्बन गैस के साथ में जंतु चारकोल, कास्ट चारकोल उसको भी शामिल करते हैं। हीरे के गुणों के बारे में देखें तो हीरा क्रिस्टलीय अपर रूप है, पारदर्शी ठोस होता है और चमकीले होने का कारण होता है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है वो चमकदार होता है, तो नेचर चमकदार होता है, विद्युत का कुचालक होता है, हीट का कंडक्टर होता है, और मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट का हिंदी में अर्थ होता है गलनांक, तो इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, तो गलनांक इसका बहुत ज़्यादा होता है। और होता कितना है बात करें तो इसका गलनांक होता है 3384 केल्विन, यानी कि 3843 केल्विन इसका गलनांक होता है। अम्ल और क्षार से ये प्रभावित ही नहीं होता है, और किम्बरलाइट रॉक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसका ये नेचुरल सोर्स भी है, तो किम्बरलाइट रॉक के अंदर पाया जाता है और नेचुरल सोर्स है। डायमंड की बात करें अगर तो ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर में जलाते हैं तो ये CO2 देता है, और डायमंड को अगर वायु की अनुपस्थिति में और 2000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जलाते हैं तो ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। हीरे की संरचना देखिए जिसमें एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, और इस प्रकार से इसकी त्रिविमीय समचतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होता है। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता है, और कार्बन कार्बन में इसकी जो बंध लंबाई होती है वो बंध लंबाई होती है 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर होती है, या फिर 1.54 एंगस्ट्रम भी होती है। तो 1.54 एंगस्ट्रम या फिर 154 पिकोमीटर के बीच में लंबाई मिलती है। उपयोग देखें तो आभूषण बनाने में, कांच को काटने में, चट्टानों में छेद करने में इसका यूज होता है, और नेचुरली हार्डेस्ट मटेरियल है। और इसके साथ में म्यून मेड जो हार्डेस्ट है, तो मैन मेड हार्डेस्ट होता है ग्रेफिन, नॉर्मल कार्बन के होते हैं। उसके साथ में ग्रेफाइट के बारे में देखें तो ग्रेफाइट क्रिस्टलीय अपर रूप है, ग्रे कलर का होता है, ब्राउनिश होता है, मुलायम होता है, चिकना होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होता है। कारण इसका होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते, और ग्रेफाइट की संरचना में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ता है, एक इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हीरा, ये जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक होता है, और ये षटकोणीय श्रृंखला में परतदार संरचनाओं का निर्माण करता है। देख रहे हो आप, तो ये परतदार संरचनाएं बनाता है, और इसका उपयोग होता है शुष्क सेल का इलेक्ट्रोड बनाने में, उसके साथ में विद्युत अपघटन की अभिक्रियाओं में, पेंसिल बनाने में, शुष्क स्नेहक में इनका यूज किया जाता है। बकीबॉल या फिर फुलरीन पे बात करें तो फुलरीन क्रिस्टलीय अपर रूप है, पंचकोणीय संरचना में होता है, षटकोणीय संरचना भी पाई जाती है, फुटबॉल से ऐसी आकृति होती है, कठोर होता है, जटिल और हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सबसे जो स्थायी फुलरीन होता है वो होता है C60, कार्बन परमाणु की संख्या पाई जाती है, और ये अति चालक होने के कारण तकनीकी रूप से इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अक्रिस्टलीय अपरूपों के अंदर साथियों इसमें कोयला मिलता है, ये अक्रिस्टलीय अपरूप है, और कार्बनीकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें कोयले का निर्माण किया जाता है। इसकी उत्पत्ति ज़्यादातर वनस्पति पदार्थों से होती है। अब कोयले की प्रजातियों पे बात करें तो 4 प्रकार की होती है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट। सबसे उच्च क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइट, और इसमें 85% से ज़्यादा इसमें कार्बन पाया जाता है।
उसके बाद में बिटुमिन से 78 से 85 है, लिग्नाइट 60 से 70 है, पीट जिसमें 60% या इससे कम कार्बन पाया जाता है। कोक के ऊपर बात करते हैं, कोक या जिसको अपन कोयला कहते हैं, तो ये एब्सेंस और एयर के अंदर इसका जब रिडक्शन होता है तो इससे कोक का निर्माण होता है। इलेक्ट्रोड बनाने में इसका ज़्यादातर यूज हुआ है और ईंधन के अंदर भी यूज होता है। काजल जो होती है वो आई स्पॉट के रूप में, उसके साथ में सूज की पॉलिश करने के रूप में और उसके साथ में प्रिंटिंग इंक बनाने में काजल का यूज किया जाता है। और उसी के साथ में आता है चारकोल। ये चारकोल के प्रकार देखें तो वुड चारकोल यानी कास्ट चारकोल होता है, वुड लकड़ियों को कहते हैं तो कास्ट चारकोल है। बोन चारकोल होता है अपने शरीर के अंदर अस्थियों का चूर्ण होता है तो अस्थि। उसके साथ में सुगर चारकोल और ब्लड चारकोल अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं। लकड़ी को जब एयर की लिमिटेड उपस्थिति में जलाते हैं तो उसे वुड चारकोल का निर्माण होता है। और इस चारकोल का जो उपयोग है वो बारूद बनाने में होता है और उसी के साथ में ईंधन में भी किया जाता है। और अपने शरीर की जितनी भी अस्थियां हैं उसको लिमिटेड वायु की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो उसे बोन चारकोल का उपयोग निर्माण होता है। और शक्कर का जो शुद्धिकरण होता है उसमें इसका यूज किया जाता है, बोन्स का शक्कर के शुद्धिकरण में। नेक्स्ट अपन देखते हैं बहुलक और इनके उपयोग। बहुलकों के बारे में अगर देखें, पॉलीमर के बारे में देखें तो बहुलक जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है पार्ट। तो पॉलीमर, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है तो कम अणुभार वाले छोटे एवं सरलतम यौगिकों के मिलने से उच्च अणुभार वाले वृहद एवं जटिल यौगिक बनते हैं जिन्हें बहुलक के नाम से जानते हैं। तो ये बहुलक की यहाँ पर डेफिनेशन आती है। बहुलक जिन संरचनाओं से निर्मित होते हैं उसे कहते हैं एकलक या उसे कहते हैं मोनोमर। तो मोनोमर वे होते हैं जिनसे बहुलक का निर्माण होता है। तो एकलक आपस में जुड़ते हैं और बहुलक का निर्माण होता है। तो मोनोमर प्लस मोनोमर जुड़ते हैं उससे बहुलक का निर्माण होता है और बहुलक के निर्माण की प्रक्रिया को बहुलीकरण के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं एकलक। तो एकलक छोटे और उसके साथ में सरलतम इकाई के रूप में होते हैं, कम अणुभार वाले छोटे और सरल यौगिक होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है जिसे एकलक कहते हैं। फिर आता है बहुलीकरण। तो एकलकों की सहायता से बहुलकों के निर्माण की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। एकलकों के आधार पर बहुलक देखा जाए तो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर वो होते हैं जिनमें एक ही प्रकार की एकलक होते हैं जैसे पॉलीथीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है। जबकि कोपॉलीमर वो होते हैं जिनके अंदर अलग अलग टाइप्स के इसमें बहुलक होते हैं। जैसे नाइलॉन 6,6 का देखें तो नाइलॉन 6,6 के अंदर दो एकलक होते हैं। एक होता है इसमें हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और दूसरा इसमें होता है एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड भी मिलता है और उसके साथ में हेक्सामेथिलीन डाईएमीन भी मिलता है। तो दो पदार्थों से नाइलॉन 6,6 का निर्माण होता है। उसी के साथ में ये है टेरिलिन। टेरिलिन में भी दो पदार्थ हैं, एक होता है इसमें एथिलीन ग्लाइकोल होता है और दूसरा इसमें होता है टरथैलिक अम्ल। दो होते हैं। ये जो साथियों एथिलीन ग्लाइकोल है, इस एथिलीन ग्लाइकोल को मीठा जहर भी कहते हैं। स्रोत के आधार पर प्राकृतिक होते हैं, कुछ अर्ध संश्लेषित होते हैं, कुछ पूरे के पूरे संश्लेषित भी होते हैं। तो ये सारे के सारे इसमें उदाहरण हैं। नेक्स्ट अपन देखें तो जैव बहुलक वे होते हैं जो जंतुओं और वनस्पतियों द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। जैसे डीएनए है तो ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, प्रोटीन है तो ये एमिनो अम्लों का बहुलक होता है, स्टार्च जो कि ग्लूकोज का बहुलक होता है। प्लास्टिक क्या होता है तो प्लास्टिक एक संश्लेषित बहुलक है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बहुलीकरण से बनता है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। साथियों यहाँ पे जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उसको ताप शून्य कहते हैं और दूसरा होता है थर्मोसेटिक, उसको ताप दृढ़ कहते हैं। घरों में जैसे कुकर के अथे होते हैं तो कुकर के अथे जो होते हैं वो ताप दृढ़ होते हैं, उनको कितना भी आप गर्म करो लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ताप शून्य ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर बार बार भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित किए जा सकते हैं, लेकिन ताप दृढ़ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो इसमें उदाहरण आते हैं बेकेलाइट भी होते हैं, ताप दृढ़ के अंदर मेलेमाइन भी होते हैं। तो बेकेलाइट जिनसे अथे बनाए जाते हैं और उसके साथ में मेलेमाइन होते हैं
और ताप सुनमे जो होते हैं जिनको अपन चेंज कर सकते हैं, तो ये पॉलीथीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, पॉलीस्टाइरीन है, ये इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बहुलक मिलते हैं जैसे पॉलीथीन। तो पॉलीथीन ज़्यादातर कैरी बैग बनाने के लिए काम में आता है और इसके निर्माण के समय इसमें एक बहुलक डाला जाता इसमें क्या कहते हैं वो, इसका जब निर्माण होता है तो निर्माण के समय इसमें कुछ उत्प्रेरक डाले जाते हैं और इसमें जो उत्प्रेरक यूज करते हैं वो मुख्य रूप से उत्प्रेरक होता है H2O2, जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो इसमें यूज लिया जाता है, पॉलीथीन का कैरी बैग बनाने में यूज होता है। दूसरा यहाँ पे है PVC, जिसको पॉलीवाइनिल क्लोराइड कहते हैं। तो ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, उपयोग इसका होता है पाइप बनाने में, पाइप के साथ में रोड बनाने में, सीट बनाने में इसका यूज होता है। और फिर है रेनकोट बनाने में, शूज बनाने में भी यूज होता है। टेरिलीन आता है, टेरिलीन पॉलिएस्टर है और टेरिलीन जो होता है ये एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल के मिश्रण से बनता है और इसी टेरिलीन को डेक्रोन भी कहते हैं। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, डेक्रोन का दूसरा नाम। तो डेक्रोन का दूसरा नाम है यहाँ पर टेरिलीन, जो एक पॉलीएस्टर होता है। टेक्सटाइल में इसका यूज किया जाता है ज़्यादातर। नायलॉन 66 जो रहता है साथियों, ये एक पॉलीएमाइड होता है, पॉलीएमाइड। तो ये पॉलीएमाइड बहुलक होता है, पॉलीएमाइड। तो ये पॉलीएमाइड की संरचना मिलता है। इसमें दो घटक मिलते हैं, एक का नाम है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और दूसरे का नाम है एडिपिक अम्ल। तो दोनों के मिश्रण से, संयोजन से ये निर्मित होता है। नेक्स्ट इसके अंदर देखें तो इस नायलॉन 66 का उपयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, ब्रिस्टल और ब्रुश बनाने में और उसके साथ में पैराशूट बनाने में इसका यूज होता है। टेफ्लॉन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। टेफ्लॉन जो होता है इसको नॉन स्टिक कुकिंग वेयर के अंदर यूज किया जाता है और इलेक्ट्रो रेजिस्टेंट इक्विपमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे थे। अच्छा, इसमें बेकेलाइट भी आता है। तो बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। प्राकृतिक रबड़, वेरी गुड, प्राकृतिक रबड़ हेविया ब्रिजिलियसिस पौधे से प्राप्त होता है और ये तरल अवस्था में प्राप्त होता है। इसका जो बहुलक होता है उस बहुलक का नाम है आइसोप्रीन। बहुलक का नाम एग्जाम्स में पूछा जाता है आइसोप्रीन, और जिसका सूत्र भी लिखा हुआ है C5H8 होता है। इसका बहुलीकरण किया जाता है जिससे नेचुरल रबड़ का निर्माण होता है। उपयोग में देखें तो कम मजबूती होती है, कम तमन सामर्थ्यता होती है, इसकी इलास्टिसिटी कम होती है और ये वाटर रिपेल करने की प्रवृत्ति कम होती है। इसलिए इसको गर्म करके और सल्फर के साथ में इसको गर्म करते और इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण के नाम से जाना जाता है। तो नोट भी कर रखा है हमने। तो रेनकोट बनाने में, शूज बनाने में और प्राकृतिक रबड़ अधिक उपयोगी नहीं है। प्राकृतिक रबड़ को परिष्कृत एवं अधिक उपयोगी बनाने हेतु इसमें सल्फर के साथ गर्म किया जाता है और इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये वल्कनीकरण है जिसमें सल्फर के साथ इसे गर्म किया जाता है। तो सल्फर के साथ गर्म करते इसे, इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये प्रक्रिया थी इसकी। और क्या प्रक्रिया है, तो 1839 में गुडईयर ने वल्कनीकरण तकनीकी की खोज की थी। प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण 373 से 415 डिग्री केल्विन तक किया जाता है और ये प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए जिंक ऑक्साइड मिलाया जाता है और टायर में 5% तक सल्फर भी मिलाया जाता है मजबूती देने के लिए। वल्कनीकरण की विशेषताओं के बाद में ये अधिक मजबूत हो जाता है, तनन सामर्थ्य अधिक होती है, जल को प्रतिकर्षण करने की क्षमता बढ़ जाती है, ताप सहन करने में सक्षम होता है, अधिक प्रत्यास्थ भी होता है। सिंथेटिक रबड़ की बात करें तो 1,3-ब्यूटाडाइइन से बनता है या फिर इसको ब्यूना के नाम से जानते हैं, ब्यूना, जिसको कहते हैं ब्यूटाडाइइन, और Na का मतलब होता है सोडियम। अलग अलग टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्यूना S और दूसरा होता है ब्यूना N। तो ये ब्यूना S और N होते हैं जिनसे टायर, जूते और ये सारी चीज़ें इनसे निर्मित की जाती है। तो ये ABS रबड़ भी होता है, नियोप्रीन भी होता है, इनके कुछ नाम हैं। परीक्षाओं में इतना सारा नहीं पूछे जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ABS रबड़ के बारे में बात करें तो ABS का जो नाम है वो इसके घटक के आधार पर है और मोटरों का फ्रेम इससे बनाया जाता है। नियोप्रीन जो होता है इससे गैंस्केट बनाते हैं, प्रिंटर का रोलर बनाया जाता है। तो ये ABS रबड़ है, नियोप्रीन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुलक बहुत अच्छे कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें अपन ने डिस्कशन किया है और आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।